नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को राहत देने के लिए तैयार की गई समाधान से विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी चूककर्ता उपनिवेशवादियों को नीति का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विनियम व्यवसाय प्रमाण पत्र और पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अनुदान के समय निर्माण के दौरान संरचनात्मक स्थिरता आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए काम करते हैं और ये विनियम बहुमंजिला इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने में मदद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने 70% रेरा खाते से 10% ईडीसी ऑटो क्रेडिट की घोषणा करते हुए कहा कि इस संबंध में एक नीति को 14 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। देखिए मित्रों, समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से और जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ती है, नई योजनाएं, नई पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो उस नाते से यहाँ की जो रियल एस्टेट की कम्युनिटी है या यहाँ पर जितने रेजिडेंट्स हैं, उन सब का जो स्मूथ वर्किंग चले, उसके लिए टाउन कंट्री प्लानिंग और रेरा, इन दोनों ने अपने अपने सिस्टम से की भी जो बिल्डर्स हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के बाद आरडब्ल्यूएस को जो हैंडओवर करते थे, उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। बहुत झगड़े आरडब्ल्यूए के और बिल्डर्स के आपस में बने रहते थे। 1 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उसकी एक पॉलिसी लेकर के आएगा, ताकि उस पॉलिसी के बनने के बाद जब भी बिल्डर हैंडओवर करेगा आरडब्ल्यूए को, वो 1, 2, 3 उसकी चेकलिस्ट से फाइनल करेंगे और तभी आरडब्ल्यूए को देंगे। किसी प्रकार के झगड़े झंझट ये उसमें न रहें। ईडीसी के भुगतान के लिए जो एक पहले समय सीमा तय की गई थी, उनकी कुछ रियायतें दे करके वो समय सीमा समाप्त हो गई थी। आज उसको भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, ताकि जो रियायतें हैं वो 6 महीने तक और भी मिलेंगी उनको। जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है 75% की रियायत उसमें दी गई है, तो उस पॉलिसी को भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर ऐसी 10-11 सहूलतें जो इन्होंने सुझाव दी है, वो कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट अभी अपनी, जैसे जो विद्युत विभाग है उनकी कुछ समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कॉलोनीज़ में यहाँ है, उनको टाइम से कनेक्शन नहीं मिलते हैं। उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी, उसमें यानी क्रेडाई और हरेडको, नरेडको, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे और डिपार्टमेंट बैठ के एक पॉलिसी बनाएगा, ताकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। इसमें भी कुछ सुझाव आए हैं कि उन बिल्डिंग कोड के अंदर परिवर्तन किया जाए, और ख़ास करके जैसे एक दुर्घटना हुई है अभी, इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए और उसका जो रेगुलर उसकी जाँच ये किसी न किसी एजेंसी से कराई जाए, तो इसके माध्यम से बिल्डिंग सेफ्टी ये सुनिश्चित की जा सकेगी। बिल्डिंग सेफ्टी के कोड भी ये अलग से बनाए जाएंगे। लाइसेंस लेने के बाद लोगों को, यानी बिल्डर्स को, अपनी बिल्डिंग को शुरू करने में कई बार बहुत समय लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। अब उसमें LOI के बाद जो सरकारी एजेंसी से जितनी क्लियरेंसेस होनी है, उसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। 6 महीने में यदि कोई बिल्डिंग प्लान है, कोई फायर के प्लान है, कोई सर्विसेज की प्लान है, वो अगर डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करता तो डिपार्टमेंट के लोगों को उससे दंडित किया जाएगा, और जब वो पूरी होंगी तभी लाइसेंस दिया जाएगा, और लाइसेंस के बाद फिर इनको अपना काम करने में सुविधा होगी। जो पहले लाइसेंस के तुरंत बाद जो मीटर चल जाता था बिल्डर्स के ऊपर, खास करके ईडीसी का, उनकी पेनल्टी, उनका इंटरेस्ट, अब वो उससे सुविधा मिलेगी। लाइसेंस सारी जो कंप्लायंस है उसके होने के बाद ही उनको मिलेगा, और उस लाइसेंस के बाद तुरंत वो बिना समय गंवाए अपना वो जो काम है वो आवश्यकता के हिसाब से और जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ती है, नई योजनाएं, नई पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो उस नाते से यहाँ की जो रियल एस्टेट की कम्युनिटी है या यहाँ पर जितने रेजिडेंट्स हैं, उन सब का
जो स्मूथ वर्किंग चले उसके लिए टाउन कंट्री प्लानिंग और रेरा इन दोनों ने अपने अपने सिस्टम से और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत से काम किए हैं। फिर भी कुछ समस्याएं 2 दिनों में आपस में अधिकारियों की, डिपार्टमेंट्स की और बिल्डर्स की जो डायलॉग हुए उसके अंदर कुछ जवाब आए, कुछ उसमें से मान्य कर दिए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको विचार करके कोई 2 महीने में, कोई महीने में, 3-4 महीने तक 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कमेटीज बनेगी, रिपोर्ट देंगी, उस हिसाब से उनका समाधान किया जाएगा। जैसे अभी जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय की आवास योजना, उसमें ज़मीन का 50% हम लोग उसको फ्रीज कर देते थे ताकि गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं वो सब दें। सब लोगों का सुझाव था कि इसको कम करना चाहिए, हमने उसको 20% कर दिया है ताकि लोग जो है 80% में अपना काम कर सकें। 20% तभी वो रिलीज़ होगी जब सारे ड्यूज़ और सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को पहुँचेंगी। इस प्रकार बिल्डिंग कोड, इसमें भी कुछ सुझाव आए हैं कि उन बिल्डिंग कोड के अंदर परिवर्तन किया जाए और ख़ास करके जैसे एक दुर्घटना हुई है अभी, इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए और उसका जो रेगुलर उसकी जांच ये किसी न किसी एजेंसी से कराई जाए तो इसके माध्यम से बिल्डिंग सेफ्टी ये सुनिश्चित की जा सकेगी। बिल्डिंग सेफ्टी के कोड भी ये अलग से बनाए जाएंगे। लेने के बाद लोगों को यानी बिल्डर्स को अपनी बिल्डिंग को शुरू करने में कई बार बहुत समय लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। अब उसमें LOI के बाद जो सरकारी एजेंसी से जितनी क्लियरेंसेस होनी है उसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। 6 महीने में यदि कोई बिल्डिंग प्लान है, कोई फायर की प्लान है, कोई सर्विसेज की प्लान है, वो अगर डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करता तो डिपार्टमेंट के लोगों को उससे दंडित किया जाएगा और जब वो पूरी होंगी तभी लाइसेंस दिया जाएगा और लाइसेंस के बाद फिर इनको अपना काम करने में सुविधा होगी। जो पहले लाइसेंस के तुरंत बाद जो मीटर चल जाता था बिल्डर्स के ऊपर, खास करके EDC का, उनकी पेनल्टी, उनका इंटरेस्ट, अब वो उससे सुविधा मिलेगी। लाइसेंस सारी जो कंप्लायंस है उसके होने के बाद ही उनको मिलेगा और उस लाइसेंस के बाद तुरंत वो बिना समय गंवाए अपना वो जो काम है वो कर सकेंगे। RWA की भी जो बिल्डर्स हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के बाद RWAs को जो हैंडओवर करते थे उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। बहुत झगड़े RWA के और बिल्डर्स के आपस में बने रहते थे। 1 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उसकी एक पॉलिसी लेकर के आएगा ताकि उस पॉलिसी के बनने के बाद जब भी बिल्डर हैंडओवर करेगा RWA को, वो 1, 2, 3 उसकी चेकलिस्ट से फाइनल करेंगे और तभी RWA को देंगे। किसी प्रकार के झगड़े झंझट ये उसमें न रहे। भुगतान के लिए जो एक पहले समय सीमा तय की गई थी, उनकी कुछ रियायतें दे करके वो समय सीमा समाप्त हो गई थी। आज उसको भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है ताकि जो रियायतें हैं वो 6 महीने तक और भी मिलेंगी उनको। जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है 75% की रियायत उसमें दी गई है तो उस पॉलिसी को भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर ऐसी 10-11 सहूलतें जो इन्होंने सुझाव दिए, वो कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट अभी अपनी जैसे जो विद्युत विभाग है उनकी कुछ समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कॉलोनीज में यहाँ है, उनको टाइम से कनेक्शन नहीं मिलते हैं। उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी, उसमें यानी क्रेडाई और नरेडको इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे और डिपार्टमेंट बैठ के एक पॉलिसी बनाएगा ताकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। गुरुग्राम में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम का उद्घोष कर इस बलिदानी को याद किया। गुरुग्राम जिले में कार्यक्रम बादशाहपुर विधानसभा के ढोरका गांव में बड़े ही भावपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रयागराज से लाई गई बलिदानी मिट्टी अपने माथे से लगाई और वंदे मातरम का उद्घोष लगाया। इसी के साथ सभी ने इस मिट्टी को अपने अपने माथे पर तिलक कर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं पर को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए बलिदानियों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को कोसा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजबूत देश समय की जरूरत है। देशभक्ति से देश को मजबूत नेतृत्व मिलता है और मजबूत नेता से देश मजबूत होता है। आज हमारा देश मजबूत हाथों में है। हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस को पूरे हरियाणा की हर विधानसभा में पूरे भावपूर्ण तरीके से भावांजलि देने का एक आयोजन किया है। 22 फरवरी को एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज गया था। वहाँ से उस शहीद स्थल की मिट्टी लेकर आए और उससे तिलक करते हुए पूरे हरियाणा में इस प्रकार के भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
हमारा प्रयास है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर वीर को जो उसका योगदान है देश की आज़ादी के लिए, उसी भाव के साथ याद करें, उसी उनके जो जितनी ऊंचाई थी उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व की, उनकी सोच की वो ऊंचाई, वो व्यक्तित्व और उनका जो विचार दर्शन था वो लोगों को के सामने लेकर आएँ, और जिससे जो एक पक्षीय जो इतिहास देश का बनाया गया, आज़ादी का इतिहास जो पढ़ाया गया, जिसमें छुपा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के झंडे फहराने 30 दिसंबर 43 को, जिसमें छुपा दिया गया वाइपर टापू को, जिसमें छुपा दिया गया चेन गैंग जेल को, जिसको जिनका नाम आना चाहिए था। मैंने अभी आपके सामने कुछ बड़े शहीदों से संबंधित सवाल पहुँचे और लोगों की गर्दन आप देख रहे थे कि उनको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि लोगों के सामने वो इतिहास लाया नहीं गया, उनको बहुत थोड़ी जगह मिली। तो इस नाते से उनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जितनी बड़ी उनकी सोच है वो पब्लिक। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत ने जैसी नीति अपनाई है उससे पूरी दुनिया ही भारत की तारीफ कर रही है। यहां तक कि यूक्रेन और रूस भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि यह भारत की मजबूती का ही उदाहरण है कि हम यूक्रेन से अपने हर व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर लाने में कामयाब हो रहे हैं। सरकार कई सप्ताह पहले से ही आग्रह कर रही थी। आपने वीडियोज भी देखे होंगे, बच्चे भी हमारे थोड़े वहाँ आश्वस्त थे, हमने भी मीडिया पर देखे थे। और शायद इस वर्तमान आधुनिक युग में लग रहा होगा कि शायद युद्ध तक नौबत ना जाए, लेकिन सरकार ने पहले भी अपनी पूरी कोशिश की थी और सब जानकारियां दी थी। और पहले से ही मैं देख रहा था नंबर सब फ्लैश हो रहे थे, दूतावास के बार बार आग्रह किया जा रहा था। लेकिन जो ही घटना हुई तो ही मैंने पीएमओ को जितनी सक्रियता से काम करते देखा, दोनों देशों से संपर्क करते देखा। खुद 20 मिनट से ज़्यादा रूस के राष्ट्रपति से भी, पुतिन से बात हुई हमारे प्रधानमंत्री की। और आस पड़ोस के सब देशों को जिस प्रकार से नंबर दिए गए और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पहुंचाए गए, और एक एक आदमी की भी जानकारी, मतलब हरियाणा के सैकड़ों बच्चों की जानकारी तो हमने भेजी है पीएमओ में। और मेरे मित्र हैं जो है वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री, उनको, और अभी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है सरकार की भारतीय एक एक व्यक्ति वहाँ से सुरक्षित आए, कमिटेड हैं इस बात के लिए। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए भारत रक्षा मंच की ओर से गुरुग्राम में एक अहम सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के प्रखर वक्ता और चिंतक जनसंख्या नियंत्रण पर मंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही भविष्य में भारत सरकार ने उनकी राय रहेगी कि सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द कानून बनाए ताकि समिति जनसंख्या के हिसाब से सरकार की योजना तैयार हो और देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिले। कार्यक्रम के संयोजक नवीन गोयल का एक कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले भी कई अहम निर्णय लिए हैं जिनका देश को लाभ हुआ है। उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी सरकार बड़ा कदम उठाएगी। इस सेमिनार में भारत रक्षा मंच के संस्थापक सूर्यकांत केलकर मुख्य वक्ता हैं। इनके अलावा महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, श्री श्री 1008 स्वामी राघवेंद्र भारती, विजय शंकर तिवारी, साकेत मणि भी मौजूद रहे। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।